तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है, पहला प्रिंसिपल कह रहा है कि अ पर्सन इज लायबल फॉर नेग्लिजेंस इफ ही फेल्स टू टेक केयर ऑफ हिज नेबर्स इंटरेस्ट। एक पर्सन कब नेग्लिजेंस के लिए लायबल होता है? जब वो अपने नेबर के इंटरेस्ट को टेक केयर करने में फेल हो जाता है। ठीक है, नेबर के इंटरेस्ट का ख्याल रखने में फेल हो जाता है। जैसे कि आप हैं और आपका पड़ोसी है। ठीक है, अब आपका पड़ोसी जो है, ठीक, अब 12 बजे रात में तो सभी सोते हैं। ठीक है, कोई भी जगता नहीं है। ठीक है, तो रीजनेबल है कि भाई 12 बज रहा है, रात का इंसान सोएगा, है ना, इट्स टाइम टू स्लीप। तो जब टाइम टू स्लीप आ गया है तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं? लाउड म्यूजिक बजा रहे हैं। आपने अपने घर के ऊपर वाले कमरे में बिल्कुल बड़े बड़े स्पीकर बिल्कुल लगा रखे हैं। ठीक है, बिल्कुल डिस्को बना रखा है उसको, और आप अपने दोस्तों को बुला रहे हैं और हु हा हे यू कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पूरी कॉलोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और आपके बगल वाले आदमी को बहुत परेशानी हो रही है, सो नहीं पा रहा है, दिन भर ऑफिस में बॉस की डांट खाया है। ठीक है, और अब यहाँ आके आपके गाने सुन रहा है। ठीक है, और आपका बढ़िया चल रहा है गाना, इट्स द टाइम टू डिस्को, और आप बढ़िया डांस कर रहे हैं। आपको कोई लेना देना नहीं है कि आप साइड वाला सो रहा है, आजू वाला जग रहा है, बाजू वाला सो रहा है, क्या कर रहा है, किसी के यहाँ बच्चा है, किसी के यहाँ कुछ है, आपको कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी मस्ती में मशगूल हैं, और आपको सिर्फ इतना है कि मुझे अपने दोस्तों के साथ डांस करना है, मेरा बर्थडे है, मुझे केक काटना है, खाना खाएंगे बढ़िया, है ना, पार्टी करेंगे, और उसके बाद सभी अपने अपने घर जा करके सो जाएंगे। ठीक, तो ये क्या हुआ? ये एक तरीके से न्यूसेंस हुई। ठीक है, न्यूसेंस हुई। ठीक, लेकिन जब हम नेग्लिजेंस की बात करते हैं तो नेग्लिजेंस क्या होता है? ठीक, नेग्लिजेंस एक ऐसी चीज होती है कि जब आप किसी चीज की प्रॉपर ड्यूटी ऑफ केयर नहीं रखते। ठीक है, आपकी एक ड्यूटी ऑफ केयर होती है। क्या होती है? आपकी एक ड्यूटी ऑफ केयर होती है। ठीक है, ड्यूटी ऑफ केयर होती है, और ड्यूटी ऑफ केयर का जब आप ब्रीच करते हैं, ठीक है, उस ड्यूटी ऑफ केयर का आप ब्रीच करते हैं, तो ब्रीच में जब उस ड्यूटी ऑफ केयर का ब्रीच करते हैं तो आप क्या कमिट करते हैं? आप नेग्लिजेंस कमिट करते हैं। ठीक है, आप अपने एक्ट में नेग्लिजेंट हो जाते हैं। ठीक, समझ गए बात को? जैसे कि आपको पता है कि आपके घर के सामने गार्डन है, बगल वाले के घर के सामने गार्डन है। ठीक है, और आप ऊपर से क्या कर रहे हैं? आप ऊपर से, आपके यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आप ऊपर से पत्थर इतने बड़े बड़े उठा के नीचे फेंक रहे हैं। अब आपको पता है कि बगल वाले का गार्डन है, वो गार्डनिंग कर रहा होगा, या पेड़ में पौधों में पानी दे रहा होगा, या फिर बैठ के वहां धूप में न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, या अपनी वाइफ के साथ चाय पी रहा होगा। ये चीज आपको पता है, और आप इधर देखते नहीं है, उधर देखते नहीं, बस आप तो पत्थर फेंकते रहते हैं, और आपका ये भी कुछ नहीं कि मुझे पत्थर सिर्फ अपने गार्डन में फेंकने, आप तो कहीं भी फेंक रहे हैं। ठीक, और वो जाके उसके सर पे लग जाता है। तो क्या हुआ? आपकी एक ड्यूटी ऑफ केयर थी अपने नेबर की तरफ, और आपने वो ब्रीच करा। तो ब्रीच ऑफ सच ड्यूटी, है ना, इज कॉल्ड नेग्लिजेंस। ठीक है, ऐसी ड्यूटी की ब्रीच को हम क्या कहते हैं? ऐसी ड्यूटी की ब्रीच को हम कहते हैं नेग्लिजेंस। ठीक, भाई और बहनों, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो अब हम पढ़ते हैं फैक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको न्यूसेंस और नेग्लिजेंस दोनों चीजों में डिफरेंस बता दिया है। क्या होता है? दोनों ही चीजें क्या होती है? देखिए, न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? न्यूसेंस भी आपकी एस से शुरू होती है और एन से शुरू होती है, और नेग्लिजेंस भी आपकी एन से शुरू होती है। ठीक है, जेंस सेंस दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, तो कभी भी इनके जो कंपोनेंट्स है ना, उनमें हमें क्या नहीं होना है, उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। नेग्लिजेंस पूरी अलग चीज है, उसमें एक ड्यूटी ऑफ केयर होती है, उसका ब्रीच होता है, एंड ब्रीच ऑफ सच ड्यूटी इज कॉल्ड नेग्लिजेंस। और न्यूसेंस में क्या होता है? आप दूसरे को परेशान करके बिल्कुल, मतलब, ठीक समझ गए ना? न्यूसेंस का मतलब मैंने आपको अभी एग्जांपल देकर के पूरा बहुत अच्छे से समझाया कि न्यूसेंस में आप बिल्कुल बगल वाले को हतोत्साहित कर लेते हैं कि हाँ भाई, जब वो बिल्कुल परेशान हो जाता है। ठीक है, उसके हमने एक्सेप्शन भी बात की है कि भाई कोई सेंसिटिव प्लेंटिफ होता है या ये, ठीक है, ये सारी चीजें हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार थ्योरी वाले लेक्चर्स आप फिर से जा करके देख लीजिए, उन्हें समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे प्रिंसिपल हो गया पहला। और जब दूसरा प्रिंसिपल हम कह रहे हैं कि नेबर इज एनीवन हुज इंटरेस्ट शुड हैव बीन फोर्सेबल बाय अ रीजनेबल मैन व्हाइल कैरिंग ऑन हिज एक्टिविटीज। एक नेबर कौन कहलाता है? तो आप बोलेंगे कि सर ये मेरा घर है, ये मेरे घर के बाजू में एक घर है, और ये मेरे घर के बाजू में
एक और घर है, ठीक। तो ये ए का घर है, ये सी का घर है, और मैं कौन हूं, मैं बी हूं। तो ए मेरा नेबर है और सी मेरा नेबर है। जी नहीं, नेबर की डेफिनेशन ये नहीं होती, ये चीज आज क्लियर कर लीजिए। देखिए आपकी कॉलोनी के लिए नेबर की डेफिनेशन होगी, ठीक है, और उसमें भी क्या कहते हैं हम, इन लोगों को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इमीडिएट नेबर, है ना, इमीडिएट नेबर कहते हैं हम। बाकी पूरी कॉलोनी हमारी नेबर होती है 8-10 घरों तक। तो देखिए क्या होता है कि ये हमारे नेबर तो होते हैं, लेकिन जब हम लॉ की बात करते हैं, जब हम नेग्लिजेंस की बात करते हैं, तो नेग्लिजेंस के कंसेप्ट को जब हम डील करते हैं, तो नेग्लिजेंस के कंसेप्ट में हमारा नेबर कौन होता है, नेग्लिजेंस के कंसेप्ट में हमारा हर वो आदमी नेबर होता है जिस इंसान को हम फोर्सी कर सकते हैं कि हाँ मेरे इस एक्ट से, मेरे इस ब्रीच से ड्यूटी के इस इंसान को क्या हो सकता है, इस इंसान को डैमेज हो सकता है, इस इंसान को इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो जिस भी इंसान के बारे में हमें पता है कि हाँ भाई इसके इंटरेस्ट के साथ हम खिलवाड़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट को कैरी करते टाइम, तो क्या होगा, वो इंसान आपका नेबर कहलाएगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये चीज समझ में आ गई। हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है, पहला प्रिंसिपल कह रहा है कि भाई नेग्लिजेंस क्या होगी, एक पर्सन लाइबल होगा नेग्लिजेंस के लिए अगर वो अपनी ड्यूटी की अपने जो नेबर है उसके इंटरेस्ट की टेक केयर करना में फेल हो जाएगा, ठीक है, उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखने में वो विफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और दूसरा प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि भाई एक नेबर वो कहलाता है जिसके इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर इंसान फोर्सी कर सकता है कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कैरी करते टाइम इस इंसान के इंटरेस्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, शायद मैं हार्म कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर वो नेग्लिजेंटली उस एक्ट को कैरी करता है और उस इंसान के क्या करता है, उस इंसान के इंटरेस्ट को हार्म करता है, तो वो बिल्कुल लायबल होगा, ठीक। यहां तक समझ गए। चलिए जल्दी से एक बार फैक्ट पढ़िए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप लोग फैक्ट पढ़ लीजिए। फैक्ट पढ़िए, फैक्ट में क्या लिखा हुआ है। देखा आप लोगों ने, तो फैक्ट्स कह रहे हैं कि क्रिकेट मैच वॉज गोइंग ऑन इन अ क्लोज्ड डोर स्टेडियम। एक क्लोज्ड डोर स्टेडियम में एक क्रिकेट मैच चल रहा था, ठीक है। क्या हो रहा था, एक क्लोज्ड डोर स्टेडियम में एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा था, ठीक है। तो एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज हुआ किसमें, क्लोज्ड डोर स्टेडियम में। अ क्रिकेट फैन हु कुड नॉट गेट इट into the stadium was watching the game by climbing up a nearby tree and sitting there। एक क्रिकेट फैन था, बहुत बड़ा क्रिकेट प्रेमी था, उसे बिल्कुल विराट कोहली की बैटिंग वो हमेशा लाइव ही देखता था, कभी मिस कर ही नहीं सकता था। तो उसने क्या किया, वो जाकर के बैठ गया, कहाँ पर जाकर के बैठ गया, वो जाकर के बैठ गया एक पास के पेड़ के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर चढ़ा और उसके ऊपर बैठ गया। द क्रिकेट बॉल in the course of the game went out of the stadium and hit this person and injured him। He filed a suit against the organizers। तो क्या हुआ कि ये बॉल एक, भाई अब युवराज सिंह खेल रहे थे वो मैच मान लीजिए आप, ठीक है। तो युवराज सिंह ने क्या किया, युवराज सिंह ने एक बड़ा सा छक्का मारा, ठीक। और जब युवराज सिंह ने वो छक्का मारा तो वो क्रिकेट की गेंद बाहर निकल के गई और बाहर निकल के जाकर के इस पर्टिकुलर इंसान को जो बिना टिकट के ऊपर छज्जे पे, मतलब छज्जे पे तो नहीं, पेड़ पे बैठ करके देख रहा था, इसे लग गई और ये भाई साहब को चोट पहुंच गई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक केस फाइल कर दिया, किसके अगेंस्ट, ऑर्गेनाइजर्स के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट केस फाइल किया इन्होंने ऑर्गेनाइजर्स के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, ठीक। अब हमें देखना है कि पॉसिबल डिसीजन क्या होंगे इसमें और पॉसिबल रीजन क्या होंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब फिर वही वाली बात, जब हम हमारे ऑप्शंस के साथ जाएंगे तो ऑप्शंस में दो ऑप्शंस, ए का ऑप्शन दे रहा है, एक सी का दे रहा है, ठीक है। तो फिर वही चीज कि पहले जाकर के हम ये क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन सा, ठीक है, ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई हमारे ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास कौन से पॉसिबल रीजंस बच रहे हैं बाकी के एलिमिनेट होने के बाद, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत।
चलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको अभी तक की बातें क्लियर होंगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि द ऑर्गेनाइजर्स आर लाइबल टू कंपनसेट द इंजर्ड पर्सन। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं क्रिकेट मैच के, वो उस पर्टिकुलर इंसान को जो वहाँ छत पे नहीं, कहाँ पे, पेड़ पे बैठ करके वो क्रिकेट मैच का आनंद ले रहा था, उसको कंपनसेट करने के लिए वो लाइबल होंगे, ठीक। दूसरा बोल रहा है दे आर नॉट लाइबल टू कंपनसेट इंजर्ड पर्सन। दूसरा बोल रहा है कि नहीं भाई, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं क्रिकेट मैच के, वो उस पेड़ वाले आदमी को कंपनसेट करने के लिए लाइबल नहीं होंगे, ठीक। और तीसरा और आखिरी जो पॉसिबल डिसीजन है वो क्या कह रहा है कि द इंजर्ड पर्सन शुड हैव अवॉइडेड द प्लेस वेयर ही माइट बी हिट बाय द क्रिकेट बॉल। कि भाई जिस इंसान को चोटें पहुंची है उसे ऐसी जगह को अवॉइड कर देना चाहिए जहां उसे पता है कि भाई यहाँ बैठने पर मुझे क्रिकेट की बॉल आकर के लग सकती है और मुझे चोट पहुंच सकती है, ठीक। तो तीन हमारे पॉसिबल डिसीजन हो गए। पहला हो गया कि भाई जो इंजर्ड पर्सन है उसे कंपनसेट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजर्स को। दूसरा बोल रहा है कि नहीं भाई, इंजर्ड पर्सन को कंपनसेट नहीं करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजर्स को। और तीसरा और आखिरी बोल रहा है कि वो जो इंजर्ड पर्सन है उसमें इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि मुझे कहाँ बैठ करके क्रिकेट मैच देखना है और कहाँ बैठ करके मुझे क्रिकेट मैच नहीं देखना है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक की बात? यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बिल्कुल हमसे आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है, मेरे तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँचेगी, लेकिन अगर कुछ हो तो आप वैसे हमें दूसरे तरीकों से रीच कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो पॉसिबल डिसीजन में मेरे हिसाब से जो आंसर है वो है बी, दी ऑर्गेनाइजर्स आर नॉट लायबल टू कंपनसेट द इंजर्ड पर्सन, ठीक। चलिए अब हम पॉसिबल रीजन की तरफ चलते हैं। तो अभी आप ये मत सोचिए कि मैंने आपको बताया नहीं कि वो डिसीजन कैसे आया है, वो हम पूरा डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या निकल रहा है, ठीक है। देखिए, जब हम ऑप्शन के साथ गए तो ए हमारा ऑप्शन नहीं है, ए हमारा ऑप्शन नहीं है, सी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शंस के साथ जब हम जाएं तो बी इज ओनली गिवन इन वन ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। देखिए यहां पे हमारी ये ट्रिक काम आई ना, ऑप्शन वाली आ गई कि नहीं आ गई। जैसे ही हमें ये पता चला कि हमारा जो पॉसिबल डिसीजन है, ठीक है, हमारा जो पॉसिबल डिसीजन है वो क्या है, हमारा पॉसिबल डिसीजन है ऑप्शन बी। और जैसे ये चीज हमें पता चली तो हमने देख लिया कि भाई पहले में ए बोला है नहीं, दूसरे में ए बोला है नहीं, चौथे में सी बोला है नहीं, हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया सी। हमें इतना तक देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि पॉसिबल रीजंस दिए क्या हैं, ठीक है। नहीं तो हम कम से कम ये 4 पढ़ते, इसमें हमारे कितने 15 सेकंड तो लगते, ठीक है। उसके बाद हम सोचते, उसमें हमारे 10 सेकंड लगते, ठीक है। और 15 से 25 सेकंड के बाद हम 5 सेकंड आंसर लगाने में दूसरे आंसर तक, तो हमारे 30 सेकंड यहाँ पे मोटे मोटे हमने बचा लिए, ठीक है, ऑप्शंस के साथ जाके। लेकिन कभी कभार, लेकिन ये बहुत आपका जल्दी से, ये जो रिएक्शन है ना बहुत जल्दी आना चाहिए। क्यों जल्दी आना चाहिए? क्योंकि कभी कभी ऑप्शन से हम नहीं भी जा पाते हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जहाँ पे एक ऑप्शन में ए दिया था, एक में बी दिया था, एक में सी दिया था, एक में डी दिया था, तो वहां पे हम कैसे जाते हैं हमारे ऑप्शंस के साथ, है ना। तो जहां पे हम ऑप्शंस के साथ नहीं जा पा रहे हैं ना बच्चों, वहां पे हमारा ये जो 30 सेकंड जिस प्रोसेस ने हमारे बचाए, हो सकता है ये प्रोसेस हमारे 60 सेकंड खा जाए, ठीक है। तो इसको हमें बहुत जल्दी से देखना है ना, कि जैसे ही हमारा पॉसिबल डिसीजन आए हम एक बार अपने ऑप्शंस पे नजर घुमाएंगे, ओके ठीक है, बी एक ही में दिया है, हमने टिक किया, हम आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि नहीं, मैं ऑप्शंस के साथ नहीं जा सकता हूं, तो तुरंत पॉसिबल रीजंस की ओर जाइए। तो बेसिकली ये जो 30 सेकंड यहाँ पे हमने कैलकुलेट किए है ना, इन 30 सेकंड में ही आपको ऑप्शंस पे जाना है, ऑप्शंस को देखना है। अगर ऑप्शंस में से आंसर नहीं निकल रहा है तो फिर यहाँ आके इन्हें पढ़ के, ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फिर इनको 15 सेकंड की जगह हमें इन्हें 10 सेकंड में ही पढ़ के कंप्लीट करना है। हमारी रीडिंग स्किल्स, ठीक है, इसलिए आप लोग न्यूज़पेपर डेली पढ़िया करिए, ठीक है। उसमें जो नई नई वोकेबलरी आ रही है उन्हें समझिए, पढ़िए, याद करिए। तो इससे क्या होगी, आपकी रीडिंग स्किल्स डेवलप होंगी। और हमें सिर्फ अपनी रीडिंग स्किल्स डेवलप क्यों करना है, क्योंकि क्लैट का जो क्वेश्चन पेपर रहता है ना, भले ही वो ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, लेकिन उसका जो पेपर है ना वो कैसा है, पेपर इज सब्जेक्टिव, ठीक है। अब सब्जेक्टिव से मतलब क्या है मेरा, कि भाई इतने बड़े बड़े लेंथ के क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो क्वेश्चंस पढ़ने के लिए आपको टाइम तो चाहिए होगा, ठीक है। तो वो टाइम आपको इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन सी हमारा आंसर
कैसे आया। ठीक, ये बात मेरी समझ में आई आपको कि हमें किस टेक्निक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किससे नहीं करना है। ठीक है, इन टेक्निक्स को लगाते टाइम भी हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन की तरफ, ये भी आप बिल्कुल हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखिए। ठीक, वरना गलत अप्रोच के कारण कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। और कुछ भी का मतलब क्या हो सकता है, कुछ भी का मतलब ये हो सकता है कि हम हमारे एक नंबर जो हमें आसानी से मिल सकते हैं उनसे हाथ धो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो ऑप्शन से जाने वाला आपका क्राइटेरिया है ना, ये ऑप्शन से जाने वाला क्राइटेरिया जो है, ये जो मेथड है, ये थोड़ा सा इजी है, लेकिन हमें लाइफ में इजी की तरफ नहीं भागना है, हमें तो टफ को ही सीखना है। तो हम टफ वाले को सीखेंगे, लेकिन जहां पे हमारा इजी मेथड लग रहा होगा उसे लगा के और हम बिल्कुल हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा था। ठीक है, ठीक, ये एक स्टेडियम है मान लीजिए। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है ना, एक मिनट। तो ये एक स्टेडियम है ना, ये बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है यहाँ पे, यहाँ से गेंदबाज बॉलिंग कर रहा है। ठीक, यहाँ पे वो पेड़ लगा हुआ है। ठीक, इस पेड़ के ऊपर बैठ के वो पर्सन क्या कर रहा है, मैच देख रहा है। ठीक है, क्लियर है बात। अब यहां से बॉल आई और स्टेडियम के बाहर आके इसे यहाँ पे हिट करी और ये गिर गया, इंजर हो गया, जो होना था हो गया। ठीक, यहां तक बात समझ गए हम, है ना। अब देखिए ये जो है ये पूरे चारों तरफ क्या है, ये चारों तरफ क्या है, जल्दी से बताइए। ये चारों तरफ दर्शक बैठे हुए हैं। ठीक, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रिकेट का प्रेमी है, क्रिकेट का फैन है, तो ये पेड़ पे से बैठ के देख रहा है। ठीक, अब बॉल आकर के इसे लगा, तो हमने क्रिकेट अथॉरिटी, क्रिकेट का जो स्टेडियम का जो ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, उसको हमने लाइबल क्यों नहीं माना है, ये चीज समझेंगे हम। तो देखिए पर्सन नेग्लिजेंट है क्योंकि वो अपने नेबर के इंटरेस्ट का टेक केयर नहीं कर रहा है, लेकिन अ नेबर इज एनीवन हुज इंटरेस्ट शुड हैव बीन फोरसीएबल। ठीक, चलिए, तो हमारा आंसर सी आया। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि देखिए क्या इन ऑर्गेनाइजर्स ने, ठीक, इन ऑर्गेनाइजर्स ने कभी भी ये चीज फोरसी की होगी, कभी भी ये चीज फोरसी की होगी कि एक क्रिकेट बॉल स्टेडियम के बाहर जाके एक पेड़ पे बैठे हुए आदमी को लगेगी, इससे वो गिर जाएगा। तो क्या हम इन्हें नेग्लिजेंट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल वो क्या हमारा नेबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम रीजनेबली फोरसी ही नहीं कर सकते। तो द ऑर्गेनाइजर कुड नॉट हैव फोरसीन समबडी वाचिंग द गेम बाय क्लाइंबिंग अप अ ट्री। ठीक है, ऑर्गेनाइजर्स जो है वो इस चीज को फोरसी ही नहीं कर सकते हैं कि कोई एक इंसान पेड़ पे चढ़ करके वहां पे मैच देख रहा होगा और उसे जाकर के बॉल लग सकती है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, जो कह रहा है कि पॉसिबल डिसीजन इज बी, विच इज द ऑर्गेनाइजर्स आर नॉट लायबल टू कंपनसेट द इंजर्ड पर्सन अलोंग विद द पॉसिबल रीजन विच इज द रीजन 2 दैट द ऑर्गेनाइजर्स कुड नॉट हैव फोरसीन समबडी वाचिंग द गेम बाय क्लाइंबिंग अप अ ट्री। ठीक है, और पॉसिबल रीजन 1 क्या बोल रहा था कि द ऑर्गेनाइजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल इनसाइड द स्टेडियम। ऑब्वियसली दे आर पीपल इनसाइड द स्टेडियम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे या नहीं भी होंगे, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है उसमें। लेकिन यहाँ पे तो एक ऐसे इंसान की बात चल रही है जो कहाँ बैठा हुआ है? आउटसाइड बैठा हुआ है। ठीक, अ पर्सन क्रेजी अबाउट समथिंग मस्ट पे दी प्राइस फॉर दैट। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ हो नहीं रही हैं। द ऑर्गेनाइजर शेल बी लाइबल टू एवरीबडी लाइकली टू वॉच द गेम। भाई ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई एलियन अगर ऊपर बैठ के मैच देख रहा है और युवराज सिंह 6 छक्के मार देता है, ठीक है, और उस एलियन को 6 छक्के इतने अच्छे लगते हैं कि खुशी के मारे उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है, तो क्या वो एलियन यहाँ आकर के बीसीसीआई से बोलेगा कि मुझे कंपनसेट करो? चाहे वर्ल्ड कप में मारे थे तो वो फिर वो आईसीसी से बोलता, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कि आप मुझे कंपनसेट
करिए क्योंकि आपके गेम में 6 छक्के पड़े जिसके कारण मैं मर गया, ठीक है, तो वो तो क्या बोलता, उसकी फैमिली आकर के बोलती, जादू के भाई बहन आकर के बोलते, तो क्या उसके लिए आईसीसी लाइबल होती? जी नहीं, नहीं होती। भाई आप क्रिकेट प्रेमी हैं, आप वहां दूसरे ग्रह से बैठ के हमारा मैच देख रहे थे, तो उसमें हमारी क्या गलती है? ठीक, तो इस तरीके से चीजों को समझना पड़ता है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए, तो क्वेश्चन नंबर 9 को और समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इसमें भी 2 प्रिंसिपल दिए हुए हैं, फिर फैक्ट्स दिए हुए हैं, फिर हमारे 3 पॉसिबल डिसीजन दिए हुए हैं, और 3 पॉसिबल डिसीजन के बाद हमारा डिसीजन विद द रीजन हमें बताना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं कि पहला प्रिंसिपल क्या कह रहा है। तो प्रिंसिपल 1 कह रहा है कि व्हेन अ पर्सन unlawfully interferes in the chattel of another person by which the latter is deprived of its use, the former commits the tort of conversion। ठीक है, जब हम कल एक क्वेश्चन पेपर डील कर रहे थे 2011 का आई गेस या 2010 का जब क्लैट का क्वेश्चन पेपर हम डील कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें एक वर्ड आया था चैटल, ठीक है, जिसका मीनिंग पूछा गया था, है ना। तो हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्या बात करी थी कि चैटल का मतलब होता है एक मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या मतलब होता है चैटल का? चैटल का मतलब होता है एक मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि व्हेन अ पर्सन अनलॉफुली इंटरफेयर्स इन द चैटल ऑफ अनदर पर्सन, जब एक आदमी अनलॉफुली इंटरफेयर करता है किसके साथ? दूसरे पर्सन की चैटल के साथ, ठीक है, दूसरे पर्सन के चैटल के साथ, ठीक है, और उसके कारण मतलब दूसरे पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। तो और उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जो दूसरा पर्सन होता है ना, वो उसको यूज करने से डिप्राइव हो जाता है, ठीक है, बेसिकली वो उसे यूज नहीं कर पाता है। तो जो फॉर्मर है वो क्या कमिट करता है? वो टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन कमिट करता है। उस टॉर्ट को हम क्या कहते हैं? उस टॉर्ट को हम कन्वर्जन का टॉर्ट कहते हैं, ठीक। बात क्लियर है यहाँ तक? किसका टॉर्ट कहते हैं हम उस टॉर्ट को कन्वर्जन का टॉर्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रिंसिपल कि भाई जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ अनलॉफुली इंटरफेयर करता है तो वो कौन सा टॉर्ट कमिट करता है? वो कन्वर्जन का टॉर्ट कमिट करता है। और उस टॉर्ट में क्या होता है? जो दूसरा पर्सन होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने से डिप्राइव हो जाता है, ठीक। चलिए सेकंड जो प्रिंसिपल है वो कह रहा है नोबडी शैल हिमसेल्फ एट अदर एक्सपेंस, ठीक है, nobody shall himself at others expense, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल इतना ही है, ठीक। जो क्वेश्चन पेपर मैंने देखा था उसमें भी इतना ही ये प्रिंसिपल दिया हुआ था। तो चलिए जैसा दिया हुआ है वैसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ आंसर निकलता है तो वेल एंड गुड। तो फैक्ट्स कह रहे हैं कि अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्टमक एलिमेंट अप्रोच्ड अ टीचिंग हॉस्पिटल, ठीक है। एक पेशेंट क्या होता है, उसे स्टमक में पेन होता है तो वो कहाँ जाता है? एक हॉस्पिटल में जाता है। और वो हॉस्पिटल कैसा होता है? टीचिंग हॉस्पिटल, मतलब कि वहाँ पे कॉलेज भी होता है, डॉक्टर बनाए भी जाते हैं और वो एक हॉस्पिटल भी होता है ना। तो टीचिंग भी होती है वहाँ पे, मतलब MBBS का कोर्स भी कराया जाता होगा और वो एक हॉस्पिटल भी होगा। ही वॉज डायग्नोज्ड एज सफरिंग फ्रॉम अपेंडिसाइटिस एंड हिज अपेंडिक्स वॉज रिमूव्ड। और उसे किस चीज से डायग्नोज किया गया? उसे अपेंडिसाइटिस से डायग्नोज किया गया और उसका अपेंडिक्स रिमूव कर दिया गया। ही बिकम ऑल राइट, और वो बहुत ही ज्यादा स्वस्थ हो गया। द हॉस्पिटल हाउएवर फाउंड सम यूनिक सेल्स इन द अपेंडिक्स एंड यूजिंग द सेल लाइंस देयरऑफ इट डेवलप्ड ड्रग्स ऑफ इनॉर्मस कमर्शियल वैल्यू, ठीक है। और उन्हें उसके अपेंडिक्स में कुछ ऐसे सेल्स मिले जिन्हें यूज करके उन्होंने कुछ ड्रग्स बनाए, ड्रग्स यानी दवाइयां वाले ड्रग्स होंगे, ठीक है। और वो ड्रग्स बहुत ज्यादा वैल्यू के, बहुत ज्यादा कमर्शियल वैल्यू के ड्रग्स उन्होंने बनाए। When the erstwhile patient came to know about it, he claimed a share in the profit made by the hospital। और जब उस पेशेंट को इस बारे में पता चला तो उसने क्या बोला? उसने बोला कि भाई मुझे उस ड्रग्स के जो कमर्शियल ड्रग्स आपने बनाई है तो उससे जो भी पैसा आएगा उसके प्रॉफिट में मुझे एक शेयर चाहिए, क्योंकि वो अपेंडिसाइटिस तो मुझे हुआ था, अपेंडिक्स तो आपने मेरा रिमूव किया था, है ना, तो पैसा तो मैं भी लूंगा। ये लॉजिक हमारे भाई साहब ने वहां पे लगाया, ठीक। चलिए
Possible decision: A, the hospital need not share its profit with the patient. The hospital may share its profit on ex gratia basis and the hospital shall share its profit with the patient. दो बोल रहे हैं कि द हॉस्पिटल शेल शेयर द प्रॉफिट, ठीक है, दो बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल को प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा और एक ऑप्शन आपका बोल रहा है कि जी नहीं, हॉस्पिटल को प्रॉफिट नहीं शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक हम बात समझ गए, यहां तक बात क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पे होगा कि द हॉस्पिटल नीड नॉट शेयर इट्स प्रॉफिट विद द पेशेंट, ठीक है, हॉस्पिटल को कोई जरूरत नहीं है पेशेंट के साथ अपना प्रॉफिट शेयर करने की। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं। The patient, far from being deprived of the use of his appendix, actually benefited by its removal. The hospital, instead of throwing away the appendix, conducted further research on its own in the development of drug was the result of its own effort. ठीक, the hospital could not have achieved its success without that appendix belonging to the patient. Everybody must care for एंड शेयर विद अदर्स। चलिए तो 4 और 3 जो है ना ये आपके एलिमिनेट होंगे। अब ये आपके क्यों एलिमिनेट होंगे, क्योंकि हमें इतना पता है कि हमारा जो डिसीजन है वो ए है, तो अब हमें रीजन देखना है, ठीक है। तो जब रीजन हम देख रहे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन में ए है, एक में सी है, एक में डी है, ठीक है, एक में सी है और दो में सी है, दो में ए है, ठीक है। तो बी तो वहां पे बन ही नहीं रहा है, तो ये सी वाले भी जो दो ऑप्शन है हमारे क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। तो जब ये दो एलिमिनेट हो गए हैं तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन वापस बचते हैं, वो दो ऑप्शन है A1 एंड A2, ठीक है। तो A1 और A2 में हमें देखना है। तो भाई देखिए है ना, क्या होता है कि यहाँ पे देखिए इसका आंसर A का 1 होगा। क्या होगा, A का 1। अब क्यों होगा ये आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिए पेशेंट था, उसे अपेंडिक्स था, ठीक है, वो हॉस्पिटल गया, अपेंडिक्स निकाल लिया गया, ठीक है। क्या इसे पता था कि इस अपेंडिक्स से ऐसा कुछ हो सकता है? क्या उस तरीके की रिसर्च करने में ये पॉसिबल था? ठीक है, केपेबल था? नहीं था, ठीक है। और उस अपेंडिक्स को ये रख भी लेता अपने पास अपने अपेंडिसाइटिस में, तो क्या होता है, शायद कभी इसकी डेथ भी कॉज हो सकती थी, उससे हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी। तो हॉस्पिटल का तो काम था उसे रिमूव करने का, ठीक है, उन्होंने रिमूव किया, उसके बाद रिसर्च किया। क्यों? क्योंकि वो एक टीचिंग हॉस्पिटल था। अब उन्हें उसमें वो चीज़ मिल भी गई तो उन्हें किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तो बेनिफिट हो चुका है। क्या बेनिफिट हो चुका है कि उसका जो रिमूवल हुआ, ठीक है, उस अपेंडिक्स के रिमूवल से वो ऑलरेडी बेनिफिट हो चुका है। और फिर वो जो अपेंडिक्स था वो हॉस्पिटल से बिलोंग करता था, उसके साथ उन्होंने कुछ भी किया, उसमें इसका कोई भी प्रॉफिट शेयर नहीं होगा। ठीक, समझ गए बात को? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, कोई परेशानी नहीं आ रही होगी इन चीज़ों में। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए तो क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करेंगे, ठीक। चलिए, और इसके बाद देखिए ऑलमोस्ट हमारे सभी क्वेश्चन पेपर हो गए हैं, ठीक है। 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 द टफेस्ट क्लैट इन द हिस्ट्री ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ क्लैट इस क्लैट 2015। तो हमने क्लैट 2015 के बारे में भी बात कर ली है, 16 के बारे में बात कर ली है, 17 को हम पढ़ चुके हैं, 18 क्वेश्चन 2019, ये सारे क्लैट के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आपके लिए एक मैं आपके साथ डील करूंगा क्लैट 2020 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्लैट 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि उसमें नए पैटर्न के जो क्वेश्चन है ना, नए पैटर्न के, कैसे, नए पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, ठीक है। नए पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो हम आपको उसमें डील करेंगे और हम आपको बताएंगे कि वो आपको कैसे हेल्प करेंगे, ठीक है, और हमें कैसे सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 और समझ लेते हैं और उसके बाद में बात करते हैं कि भाई क्या हमारा इसका आंसर निकल रहा है, ठीक। तो इसमें भी वही दो प्रिंसिपल दिए हुए हैं, फैक्ट्स दिए हुए हैं, फिर प्रोबेबल डिसीजन दिए हैं, शायद इसमें 2 ही प्रोबेबल डिसीजन दिए हैं, 4 आपके प्रोबेबल रीजन हैं, ठीक है, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन है, ठीक। फ्रॉम दी 4 आंसर्स गिवन शेड द अप्रोप्रिएट आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर इट ऑन द OMR आंसर शीट, ठीक है। तो वो आपके क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के लिए है, ठीक। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन नंबर 10 और देख लेते हैं, उसके बाद 11 से 15 देख लेंगे और
हमारा ये क्वेश्चन पेपर भी समाप्त हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है।